नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में मुद्दा है हिमाचल में जातीय जनगणना का। जी हां, जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना की गई, इसका एक डेटा भी सामने आ गया है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह डेटा और जातीय जनगणना कराई गई है। इसका फायदा मौजूदा सरकार उठाना चाह रही है और इसी तरह से अब हिमाचल में भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। जातीय जनगणना पर हिमाचल के सीएम का बयान भी सामने आया है। कब तक ये जनगणना होगी, किस तरह की जनगणना होगी और क्या कुछ इसके नतीजे होंगे हिमाचल में, इसी पर चर्चा करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि राजनीति कुछ और तरीके की है। जातिगत जनगणना अलग आधार है और राजनीतिक चुनाव अलग आधार है। इसमें अपना दृष्टिकोण कहने का होता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दृष्टिकोण रखा है। तो हिमाचल में अब जाति के आधार पर जनगणना होगी। किस जाति की कितनी आबादी है, ये आंकड़े जल्द ही सामने होंगे। साथ ही भविष्य में तमाम बड़ी योजनाएं इसी सर्वे के आधार पर तय की जाएंगी। हिमाचल में सर्वेक्षण का कदम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने पर उठाया जा रहा है। खास बात यह है कि आर्थिक बदहाली झेल रहे प्रदेश में सरकार दूसरे चरण में आर्थिक सर्वेक्षण भी करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पिछड़े और गरीब तबके तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को इस सर्वेक्षण का आधार बताया है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बाकायदा इस बारे में प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में कांग्रेस ने अन्य 3 राज्यों के साथ ही हिमाचल में भी जनगणना को जातिगत मोड़ देने का फैसला लिया है, क्योंकि इससे पहले बिहार में जनगणना हुई है और दरअसल देश में कांग्रेस की सरकार 4 राज्यों में है और इन सभी में भविष्य में एक साथ पहले जातिगत और उसके बाद आर्थिक आधार पर गणना होगी। हिमाचल के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकारें हैं और यहां भी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जातिगत सर्वेक्षण कराने और जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। हिमाचल में इसके क्या कुछ असर होगा, इससे हिमाचल में क्या इसका फायदा कांग्रेस उठा पाएगी, इसी को आज हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए बहुत जल्दी ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको समझा देते हैं, क्योंकि कांग्रेस आला कमान की तरफ से कहा गया कि हिमाचल में जातीय जनगणना को हरी झंडी दिखाई गई है और आज सीएम सुक्खू का भी इस पर बयान आया है। जातीय जनगणना की तैयारी है और क्या बीजेपी पर यह भारी पड़ेगी, यह भी अहम सवाल है। जातीय गणना हिमाचल में अगड़े पिछड़े की जनगणना की जाएगी और सरकार जाति वाला हथियार क्या अब अपनाने जा रही है। हिमाचल सरकार क्या जो फॉर्मूला बिहार में अपनाया गया है वही फॉर्मूला हिमाचल में अपनाएगी, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा, बहुत अहम होगा। तो हिमाचल में भी जातीय जनगणना अब होगी और इस पर क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने तय किया है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर जातीय जनगणना होगी। अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही ये कदम हिमाचल सरकार उठाएगी या फिर लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह का ये कदम सरकार उठाएगी? और अगर लोकसभा चुनाव से पहले ये कदम उठाया जाता है तो क्या इसका कांग्रेस और मौजूदा सरकार फायदा हिमाचल में उठा पाएगी? 4 लोकसभा की सीटें हिमाचल में है। हालांकि आज सीएम सुक्खू का बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये एक जस्ट फॉर्मेलिटी होगी, औपचारिकता होगी और इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि कौन कौन सी जाति और कौन किस हालत में हिमाचल में है, सभी को पता है। और हिमाचल के बारे में यह कहा भी जाता है कि जातिवाद का बहुत ज्यादा यहां पर पॉलिटिक्स में या चुनाव में फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से
क्योंकि सीएम सुक्खू ने भी कहा है कि ये एक फॉर्मेलिटी होगी, और क्योंकि कांग्रेस आला कमान की तरफ से कहा जा रहा है, इस वजह से ये कराना एक उनकी मजबूरी है और ये कराएंगे, क्योंकि बिहार में भी जातीय जनगणना हुई है, उसके जो आंकड़े हैं वो अब सामने आ गए हैं। अगड़े पिछड़े की जो एक तरह से लड़ाई है, जो आंकड़े हैं वो एक तरह से सामने आ गए हैं। क्या यही अगड़े पिछड़े के जो आंकड़े हैं हिमाचल में भी सामने आएंगे? कितने चौंकाने वाले ये आंकड़े हो सकते हैं? और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान, सीनियर जर्नलिस्ट और हिमाचल की पॉलिटिक्स में काफी जानकारी रखने वाले नागेंद्र रंटा जी मेरे साथ इसमें जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं नागेंद्र रंटा जी। रंटा जी, आपका बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। नागेंद्र रंटा जी, सर, जो जातीय जनगणना की अब बात हो रही है, हमने देखा सर कि बिहार में जातीय जनगणना हुई और उसका डेटा सबके सामने आया, और अब यह कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां वहां पर वो जातीय जनगणना करवाएगी, तो हिमाचल में भी कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में जातीय जनगणना होगी, और सीएम सुक्खू ने खुद बाकायदा इस पर बयान दिया है। किस तरह से नागेंद्र जी से देखते हैं आप? हेलो जी सर। हेलो जी नागेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज? जी जी जी, आपको मैं सुन पा रहा हूं सर। हाँ जी, आप जैसे आपने कहा कि पूरे प्रदेश में इंडिया जो एक गठबंधन है ऑपोजिशन पार्टी का, उन्होंने फैसला लिया कि जातीय आधार पर जनगणना होगी, क्योंकि जो संसाधन है वो प्रति व्यक्ति संसाधन की अवेलेबिलिटी है, कितना संसाधन एक इंसान को मिलना चाहिए, वो जातीय आधार पर उसका फैसला होना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक एक बड़ा वैज्ञानिक लॉजिक है। उसमें अगर आप हिमाचल प्रदेश से एक नेशन का, पूरे हमारे राष्ट्र का एक छोटा सा प्रदेश है और 70 लाख हमारी आबादी है, अगर पूरे नेशन में ऑपोजिशन पार्टी ने डिसाइड किया तो हिमाचल इससे बच भी नहीं सकता, और हिमाचल में अंदर से कांग्रेस ने या कोई जो इनके इंपॉर्टेंट लीडर उन्होंने डिसाइड कर दिया कि यहाँ जातीय जनगणना होगी। जो अभी कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में मीटिंग रखी थी उसमें ये फैसला लिया गया। अब इसमें ये प्रश्न उठता है कि भाई ये सब कुछ ठीक है, क्योंकि बीजेपी बोलती है ये तोड़ने का काम है, ये नेशन के लिए खतरनाक है। अब दूसरे तरीके से बीजेपी का पर्सपेक्टिव है, दूसरे तरीके से देखिए, बीजेपी ने आज तक जब भी ओबीसी की बारी आई है हमेशा ओबीसी रिजर्वेशन को डिफेंड किया, उसका समर्थन किया है, चाहे कोई भी स्टेट है। समर्थन ही नहीं किया, इन्होंने अपने कोटा भी बढ़ाया। गुजरात में 10% होता था, फिर 27% कर दिया, जबकि वहां पे लगता ही जनगणना नहीं की जाती है आधार पर, और वहां 27% कर दिया गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन के लिए। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में ये विश्वास किया जाता है कि यहाँ पे ओबीसी की आबादी 52% है और यहाँ पे 27% है, और इससे ओबीसी वर्ग जो है ये नाखुश है और ये चाहते हैं कि ये जितनी आबादी है उसी के आधार पर रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसी के आधार पर आर्थिक नीति होनी चाहिए, उसी के आधार पर पॉलिटिकल जो आपका राजनीतिक जो पावर सत्ता में जो शेयर होता है उसी आधार पर मिलना चाहिए, क्योंकि जो आपका पंचायती राज सिस्टम है उसमें ऑलरेडी 27% यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ। अब प्रश्न उठता है क्या रिजर्वेशन पर प्रश्न चिन्ह उठता या नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन ठीक है, अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने 5000 साल का सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी सब स्टडी करके किया है। और ये जो आपका मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, मंडल और कमंडल की जो राजनीति शुरू हुई थी 90 के दशक में शुरू हुई थी, जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तब एक पॉलिटिकल थियरिस्ट है हमारे, अब जो हमारे बीच नहीं है, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पॉलिटिकल थियरिस्ट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। उनका नाम है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी की जो बुक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, उसको अगर कोई स्टडी करे तो उससे ये पता चल जाता कि पावर या शक्ति होता क्या है। शक्ति का मतलब खाली आर्थिक संसाधन नहीं होता, शक्ति का मतलब है आर्थिक एम्पावरमेंट, आपका राजनीतिक एम्पावरमेंट, सांस्कृतिक एम्पावरमेंट और सोशियोलॉजिकल सामाजिक एम्पावरमेंट, और साथ ही रिलीजियस एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। इंडिया की जितने भी धार्मिक संस्थाएं हिंदुओं की, कितने लोग हैं जो लोअर कास्ट के उन मंदिरों में हेड बने हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि ये 0.05% होगा। इसके आधार पर जो ये आप कास्ट और क्लास है, आप इस पर प्रश्न आता है। इंडिया में ये देखा गया, जो सोशियोलॉजिस्ट ने और इकोनॉमिस्ट ने स्टडी किया है, जो आपकी लोअर कास्ट है वो लोअर क्लास में आती है। मतलब कास्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे को टर्मिनस है।
अच्छा, दूसरी तरफ प्रश्न ये उठता कि भाई जो आपकी अपर कास्ट है, भाई उनमें भी गरीब है, उनके लिए मोदी सरकार ने आप दे दिया कि 10% है भाई अपर कास्ट के जो गरीब आदमी है, कास्ट के अंदर क्लास लगा दी, और वो बहुत अच्छी बात, सब पार्टी ने उसका समर्थन किया। यहां भी यही होगा कि सब कास्ट में अगर कोई लोअर कास्ट में कोई अमीर आदमी है जिसकी इनकम आपकी 10 लाख है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। जिसकी इनकम इसमें डिफाइन की हुई है, इनकम के आधार पर आपको रिजर्वेशन मिलेगी, तो इसमें बुरा क्या है? और अगर आप 85% लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो उससे देश स्ट्रॉन्ग होगा, नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग होगी। नेशनलिज्म कोई अपर कास्ट का कोई ठेका नहीं है, अपर कास्ट को नेशनलिज्म की ठेकेदार बनती है, वो आइडिया की प्रोड्यूसर है। अब अम्बेडकर ने, अगर आप अम्बेडकर की बायोग्राफी पढ़ो, जेफरी लॉट ने लिखी, वन ऑफ द बेस्ट सोशियोलॉजिस्ट है दुनिया में। अगर वो कोई ये जो बोल रहे हैं कि देश के टुकड़े हो रहे, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, उसके आधार पर अगर वो देखेंगे तो अम्बेडकर ये बोला करते थे कि अगर 85% लोग एक जगह आते हैं और उनके अंदर कल्टीवेट होती फीलिंग राष्ट्रवाद की, उसमें क्या बुरा है? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और समझना चाह रहा हूं। हाँ जी जी सर, क्योंकि अब सीएम सुक्खू ने भी कहा है कि हिमाचल में जातीय जनगणना की बहुत जरूरत तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने कहा है तो इसे हम कराएंगे, और यहां के बारे में सभी जानते हैं कि कौन सी जाति कितनी और किस हालत में है। इसका सर हिमाचल के पॉलिटिक्स पर क्या कुछ असर पड़ेगा अगर आने वाले दिनों में यह जनगणना कराई जाती है, सेंसस कराया जाता है, तो हिमाचल के पॉलिटिक्स पर क्या कुछ असर पड़ेगा? ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो दिल्ली में स्टेटमेंट दी, उसमें ये बोला, ऑब्वियस है, बोलते जो आपका कांग्रेस हाईकमांड ने डिसीजन लिया उसको हम लागू करेंगे। शिमला में आकर स्टेटमेंट जरूर दी कि भाई ये हर आदमी को जाति का पता है, तो फिर ये तो एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी करनी है। तो इसमें उन्होंने वहां कहीं ये नहीं बोला कि जातीय जनगणना नहीं होगी, ये 101% होगी, 100% होगी। और बीजेपी इसके खिलाफ नहीं जाएगी। अगर बीजेपी खिलाफ जाती है, देखो अगर वुमेन के लिए रिजर्वेशन लाया और 29 में आना है, लागू 29 में होगा, तो अगर रिजर्वेशन वुमेन के लिए ठीक है, वो भी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिसएम्पावर्ड है, उनको शक्ति विहीन है, सत्ता में उनकी एम्पावरमेंट नहीं है, पॉलिसी मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं रहता बेचारियों का। अब जो एक औरत है अपनी जिंदगी पूरी किचन में गुजार देती है, उसका तो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको जीडीपी में भी अभी तक इंक्लूड नहीं किया जाता। तो वुमेन का अगर रिजर्वेशन ठीक है, कास्ट के लिए ठीक है, ट्राइब के लिए ठीक है, ओबीसी के लिए आपने अभी 27% ठीक है, तो बिल्कुल कोई इसको मना कर ही नहीं सकता। ये फंस चुके जो भी दूसरी पार्टियां इसका विरोध नहीं कर सकती, ना करेंगी। ठीक है, मैं रंटा जी इस पर और आपसे आगे बात करूंगा और इसे भी समझने की कोशिश करूंगा सर। अभी बीजेपी ने चुनाव के टाइम में एक कास्ट है, खशिया कास्ट है, उसमें आपके पहले ट्राइब से इन्होंने हाटी समुदाय उसको बोला, और ये विदाउट स्टडी करके हाटी समुदाय लगा था। बेसिकली वो खशी है, खशियों को सिर्फ और में बीजेपी ने रिजर्वेशन दे दी। सर मैं इस पर आपसे और समझूंगा। रंटा जी हिमाचल में इसके क्या कुछ माने निकाले जाए, इस पर हम और आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। विजय डोगरा साहब कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है और अजय चौहान जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी के। अजय चौहान जी और विजय डोगरा जी दोनों का बहुत स्वागत है। सर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? नमस्कार। आ रही है। ठीक है, मैं पहले अजय चौहान जी आपके पास आना चाहूंगा कि बिहार में जिस तरह से कास्ट सेंसस कराया गया और उसके आंकड़े सामने आए, और कांग्रेस ने कहा है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी हम ये सेंसस कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो यहां पर भी क्योंकि सीएम सुक्खू का भी बयान आया है कि इसे हम कराएंगे। किस तरह से बीजेपी इसे देखती है अजय चौहान जी? जी आपका धन्यवाद। जी जिस प्रकार से हम देखते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले जुड़ा हूं, तो कुछ बात इसके बारे में हो रही थी मेरे जी बीच में। कोई आवाज आ रही है जी थोड़ा? हाँ नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए, हम यहां से देख लेते हैं। बिल्कुल जी देखिए, जो भी मुझे लगता है कि अभी एक जो नया मुद्दा देश के अंदर ज्वलंत हुआ है, जातीय आधार पे जनगणना, इसकी जरूरत आखिर मुझे लगता है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद क्यों पड़ी। इसे हम देखते हैं, जैसे बिहार में हम अभी नई नई चर्चा आई है कि जातीय जनगणना होना जरूरी है, और उसके बाद कांग्रेस की CWC की मीटिंग दिल्ली में होती है और उसमें राहुल गांधी जी इसके ऊपर चर्चा करते हैं और एक प्रस्ताव पारित करते हैं। तो केवल मात्र मुझे लगता है ये चुनावों को इस समय जो है ये कांग्रेस पार्टी इसका लाभ लेने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का तो वैसे भी बड़े लंबे समय तक ये अध्याय रहा है कि फूट डालो और शासन करो की नीति उन्होंने आज दिन तक की है।
यह केवल एकमात्र मुझे लगता है 2024 के हमारे चुनाव होने जा रहे हैं, 2024 के चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी इसको एक तरह से अडॉप्ट किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना कोई, मुझे लगता है आजकल की डेट में कोई विजन नहीं है। बिना विजन के कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर काम कर रही है और प्रदेश के अंदर भी काम कर रही है। चलिए ठीक है, मैं विजय डोगरा जी से इसका जवाब ले लेता हूं। विजय डोगरा जी, सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए यह काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है? जी नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का और जो साथी जुड़े हैं भाजपा के और हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो दर्शक इसमें देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सियासत क्योंकि गरमाई इसमें बिहार ने क्योंकि शुरुआत की और बिहार ने ये बता दिया कि पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 63% है और यादव सबसे बड़ा समुदाय है। मुझे ऐसे लगता है कि जनगणना तो क्योंकि हर 10 वर्ष बाद होती थी और 2011 के बाद तक जनगणना शायद नहीं हुई है, सेंसस नहीं हुआ। और अब क्योंकि सेंसस की जरूरत क्यों पड़ी, राहुल जी ने ये कहा कि अब राहुल जी की बात को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार जो मुद्दा बना रही है, उन्होंने ये कहा कि ये जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के तहत हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारे अंदर कितने समुदाय हैं, कितनी जातियां हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं और किस किस प्रतिशत के आधार पर रहते हैं। तो हम लोगों को ये जानना, कोई इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये हमारे देश के अंदर जो आंकड़ों का खेल अब लोग जिस तरह से करते हैं। सियासी फायदा तो कांग्रेस को दिख रहा है, कांग्रेस को सियासी फायदा तो इसमें दिख रहा है। जी मैं अबू भाई एक बात ये करूं कि क्योंकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी ये कहा कि हम लोग भी जनगणना करवाएंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश में ये पता है कि जातिगत हमारी यहाँ कितने कितने प्रतिशत कितने लोग हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सेंसस होना है और उसमें अगर चर्चा हो रही है तो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस का कोई विजन नहीं है और 75 सालों में ये जरूरत क्यों पड़ी। उससे पहले भी सेंसस होता रहा है देश के अंदर, लेकिन 2011 के बाद क्योंकि वो 2021 में होना था सेंसस, अब उसके लिए तो क्योंकि केंद्र में जो एनडीए की सरकार है ये उसने डिसाइड करना था, लेकिन उसकी पहल अगर बिहार में कर दी है और उसके बाद जिस तरह से सियासत गरमाई है और राहुल जी के ऊपर बार बार छींटाकशी जिस तरह से की जा रही है, मैं ये समझता हूं कि ये क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो बांटने की सियासत कर रही है, कांग्रेस इस सेंसस के जरिए बांटने की सियासत कर रही है कि ओबीसी, एसटी, पिछड़ी कास्ट और बड़ी कास्ट और अगड़ी कास्ट, इनमें बांटने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, यह बीजेपी का इल्जाम है। इसमें इल्जाम क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन मूल रूप से जो एक मुद्दा था, क्योंकि मैं राहुल जी की क्योंकि सभी ने सुनी है राहुल जी ने क्या कहा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद 9 तारीख को, उन्होंने ये कहा कि जो राज्य या जो हमारे महागठबंधन के सहयोगी हैं वो इसके ऊपर एक कॉमन एक हम लोग प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें जो हमारे कांग्रेस शासित प्रदेश है उसमें, क्योंकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम यहां भी करवाएंगे और इसका कोई राजनीति से कोई जुड़ा हुआ मसला नहीं है। लेकिन एक बात तो ये जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हम लोग कितने लोग हैं और किस तरह से हम लोग, क्योंकि जो आरक्षण की बात इतने सालों के बाद याद आई है, अब इतने सालों के बाद याद आई, कांग्रेस की कितनी केंद्र में सरकारें रही हैं, केंद्र में सरकारें रही हैं कांग्रेस की, इससे पहले भी, अब इतने दिनों के बाद याद आ रही है, इसी वजह से बीजेपी सवाल उठा रही है। अजय चौहान जी, अजय चौहान जी, बिल्कुल जिस प्रकार से डोगरा जी बता रहे थे कि बिहार का जो बिहार ने पहले बोला कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, तो 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सेंसस तो 11 के बाद हमारा जो सेंसस होना तो नहीं हुआ, 11 से लेकर 14 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब करवा लेते। लेकिन अभी इनको केवल कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कैसे हम पीछे करें, कैसे हटाएं, उसके लिए इन्होंने एक जो बिहार का जो फॉर्मूला है जातीय जनगणना का, उसको अडॉप्ट करने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है देश के अंदर, डोगरा जी आप भी बीच में बोल सकते हैं, आप भी बीच में बोल सकते हैं। मुझे लगता है बिहार के अंदर 30 साल तक लालू और नीतीश जी की सरकार रही, तब तो उनको पिछड़ों और बाकी लोगों का ध्यान नहीं आया। आज जब चुनावी ये अपना
वातावरण बना है पूरे देश के अंदर, तब कांग्रेस को भी और बाकी अन्य दलों को भी इस जातीय जनगणना के आधार पे जो सारी चीजें वो होनी है, इसलिए उनको याद आ रही है। मुझे लगता है देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हुए 2014 से लेकर वर्तमान तक आज दिन तक हर वर्ग के लिए हाँ, डोगरा जी आप बोलिए, बीच में बोलिए। बिल्कुल के लिए जो है वो हर वर्ग के लिए मैं ये कह रहा था कि अभी जो चौहान साहब बात डोगरा कर जी रहे से हैं, एक बात पूछना चाहता हूं, क्या किसी हम कोई अस्पताल बनाते हैं, हम कोई सड़क बनाते हैं, तो क्या किसी वो एक वर्ग के लिए होती है? वो पूरे प्रदेश की आम जनता के लिए होती है। वो उस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए चौहान होती है। साहब, ये सोशल जाति के आधार पर लोगों को बांटना सवाल उसका नहीं है, बंद करो। सवाल ये है चौहान साहब, सवाल ये है कि अबू भाई, सवाल ये है कि अगर जनगणना 2011 में हुई तो उसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती थी, और वो जनगणना 2011 के बाद 2021 में होनी थी, क्या उसके लिए केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं ले सकी? लेकिन आज हालात देखिए कि महंगाई और बेरोजगारी किस चरम सीमा पे है, और हम लोग आज भी अगर कांग्रेस को कोसने का काम करेंगे, कांग्रेस ने तो आजादी से बाद से लेके अभी तक लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के बाद आज जिस तरह से देश आगे बढ़ा है, उसमें क्या 75 सालों में किसी व्यक्ति को कोई उसका फायदा नहीं मिला? अगर हम लोगों ने काम किया तभी तो आज लोग इस जगह पे पहुंचे हैं कि आज देश तरक्की कर रहा है। और देश को तरक्की करने के लिए अगर चौहान साहब जैसे कह रहे थे कि गतिशील नेतृत्व तो प्रधानमंत्री जी का मिला, क्या उससे पहले जो 14 प्रधानमंत्री हुए उस समय गतिशील नेतृत्व तो नहीं मिला? क्या देश को कहीं लोगों ने इस तरह से देखा, कहीं विश्व के लोगों ने, कि हिंदुस्तान की कोई हिमाकत नहीं है? आज हिंदुस्तान अगर यहाँ खड़ा है, ठीक है, उसमें मैंने दोनों लोगों को देखिए समय दे दिया। मैं नागेंद्र रंटा जी के पास में बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रंटा जी वेट कर रहे हैं। जो बोलते थे कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं तो नीचे धरातल पे 15 पैसे पहुंचते हैं, ये आपके ही पूर्व उसके बाद उसके ऊपर पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण देखिए ना, योजना के नाते आज 1 रुपए भेजते हैं तो 1 रुपए जो है वो पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और ये जो पैसे की बात हो रही है, मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी, मनरेगा का बजट क्यों कम कर दिया केंद्र सरकार ने? और आज हर डिपार्टमेंट को ये कहते हैं कि कहीं जरूरत पड़ती है तो मनरेगा के लोगों का साथ ठीक है। मैं रंटा जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, बात हो गई, मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं। डोगरा जी और चौहान जी मैं दोबारा से आऊंगा। मैं रंटा जी, मैं बस एक, क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ पूरा इशू है, और पॉलिटिक्स में जब भी कोई चीजें होती हैं, जब उसमें कोई नफा या नुकसान होती है, और खासतौर से जब फायदा होता है तो उस पर कदम उठाया जाता है। अब जब कांग्रेस कह रही है कि अपने तमाम राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर यह सेंसस कराया जाएगा, जाति जनगणना जो है ये कराई जाएगी, तो हिमाचल में क्या इसका कुछ फायदा होगा? सीएम सुक्खू जो कह रहे हैं वो अपनी जगह है कि यह औपचारिकता होगी, लेकिन क्या इसका फायदा कांग्रेस को होगा अगर ये जनगणना कराई जाती है? जी अबू जी, फायदा होगा और बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पे ये दोनों पार्टियां और जितनी भी इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितनी भी हमारी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब जाति को एक औजार के रूप से इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीतिक टूल है, ये अभी से नहीं है, ये आपका आजादी के बाद से है। इवन नेहरू के टाइम्स में भी होती थी और अब मोदी जी के टाइम में भी होती है। मोदी जी भी भाषण में, मुझे नहीं लगता मोदी जी इसको मना करेंगे, क्योंकि मोदी जी खुद भी अपने आप को ओबीसी बोलते हैं और कई स्टेज से उन्होंने बोला कि भाई मैं ओबीसी से हूं, और उसका इशारा यही था उनका कि भाई ओबीसी के लिए जो आपके संसाधन है या ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, संविधान में जो प्रोविजन है ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रोविजन जब होगा, अगर सपोज अभी यहाँ पे ओबीसी की पॉपुलेशन 52% आती है तो ऑब्वियसली फायदा होगा। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप देखिए, ये कुछ लोग ये बोलते हैं पॉलिटिक्स में कि जब आप रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी टैलेंट मरता है, मेरिट मरती है। मैं इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं। आप साउथ में जाइए, साउथ जो ये बोल रहे हैं कि अभी क्यों याद आई है, पहले क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या होता है कि परिस्थितियां बदलती हैं। वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए थी आज से 30-40 साल पहले, अब क्यों याद आई? कांग्रेस और बीजेपी को अब क्यों याद आई? अच्छा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय के लिए सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में दिया उन्होंने, बाकी लोगों जो हाटी थे या खशिया बेसिकली जो जाति है, खशिया उपजाति जो है, बाकी चौपाल लगा, नेरवा, वो बिल्कुल बैकवर्ड है। अजय चौहान जी, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर रेंटा जी ने कहा, रेंटा जी ने बड़ी अच्छी बात कही अजय चौहान जी, कि इससे जाहिर सी बात है
सियासत में, पॉलिटिक्स में जब भी कोई कदम आगे बढ़ाया जाता है जब उसमें फायदा देखा जाता है। और क्या अजय चौहान जी, क्योंकि एक पॉइंट जी बात पूरी करिए रंटा जी, जल्दी से बात पूरी करिए, जल्दी से बात पूरी जल्दी से। अभी ये साउथ का देखिए आप ना, साउथ में परियार के टाइम में शुरू हुआ था, अम्बेडकर ने भी किया था, कास्ट है, ओबीसी है, वहां से देखिए साउथ में पूरा मंडलाइजेशन पॉलिटिक्स का हुआ है। नॉर्थ बचता है, नॉर्थ मंडलाइजेशन होगा, आज नहीं तो कल होगा। और ये जरूरी है 85% जो लोग हैं वो संसाधन के लिए लड़ेंगे, वो डिसएम्पावर, शक्ति विहीन है। आप पार्लियामेंट में मेंबरशिप देख लीजिए। अजय चौहान जी, क्या कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी? इस वजह से बीजेपी डर रही है, कांग्रेस को फायदा होगा इस वजह से बीजेपी डर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा डरने वाला संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जो अभी रांटा जी बता रहे थे कि चुनावों के समय, तो फिर अगर कांग्रेस या बिहार में सेंसस हुआ या कांग्रेस अपने राज्यों में करा रही है तो उसमें परेशानी क्या है? उसमें फिर सवाल क्यों उठा रही है बीजेपी? देखिए, मुद्दा यह है कि आज ही केवल जब 2024 के चुनाव आ रहे हैं तभी बिहार को याद क्यों आई। मैंने पहले भी कहा कि बिहार में लगभग 30 साल जो है लालू और नीतीश की सरकारें रही। उससे पहले क्या उनको वहां पे पिछड़े नजर नहीं आए? उससे पहले क्या उनको वहां पे दलित नजर नहीं आए? विजय डोगरा जी, समय कम है, आप बीच में बोल सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। अजय चौहान जी बोलिए। चुनावों के समय ये याद क्यों आई? बिल्कुल। जो मेरा एक प्रश्न ये है जी कि ये जो कास्ट, जब हम लोग कैबिनेट फॉर्मेशन करते हैं किसी भी राज्य की या कभी भी देश की, तो हम लोग उस समय कास्ट बेस्ड तरीके से हम लोग चयन क्यों करते हैं लोगों का, कि किस जाति से कितने लोग आए हैं, उनको कितना हम लोगों को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। अगर हम इस तरह की राजनीति करते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी को चिंता ये है अबू भाई जी कि आज उनको ये लग रहा है कि उनका जनाधार खिसकता नजर आ रहा है। और 2024 में मूल रूप से ही आप जान लीजिए कि 2024 में बदलाव निश्चित है। और ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जब देश के माननीय प्रधानमंत्री तेलंगाना में किस तरह से लोगों के साथ, अजय चौहान जी डर सता रहा है, अजय चौहान जी यही डर सता रहा है बीजेपी को। और आज मैंने पहले भी कहा है कि केवल ये जो एनडीए जो इंडिया बना है, इंडिया का केवल मात्र एक लोगों को लुभावने का एक तरीका है, जो 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये सारा। चलिए ठीक है, अभी तो देखिए इसकी शुरुआत हिमाचल में नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि सीएम सुक्खू का बयान आया है, आने वाले दिनों में जातीय जनगणना होगी और इसका किस तरह से फायदा, क्या सियासी फायदा कांग्रेस उठा पाएगी या बीजेपी इसे किस तरह से लेती है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बड़ी अच्छी बातचीत हुई। अजय चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया, नागेंद्र रंटा जी आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, और विजय डोगरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर किसी बड़े इशू के साथ जेकेएलएच प्राइम टाइम में हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए, नमस्कार। कोई ऐसी बात नहीं है कि राजनीति कुछ और तरीके की है। जातिगत जनगणना अलग आधार है और राजनीतिक चुनाव अलग आधार है। इसमें अपना दृष्टिकोण कहने का होता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दृष्टिकोण